तो दोस्तों मिडिल ईस्ट में एक और युद्ध शुरू हो गया है। जिस चीज़ की बहुत दिनों से आशंका थी और ये लग रहा था कि ये होने वाला है, वो फाइनली स्टार्ट हो गया है। इसराइल और ईरान के बीच एक नया फ्रंट अब ओपन हो गया है। डायरेक्टली ये दोनों देश अब एक कॉन्फ्रंटेशन में इन्वॉल्व हो गए हैं और इसकी शुरुआत हुई है फ्राइडे यानी 13 तारीख को, जब इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ईरान की कैपिटल तेहरान में कुछ डेजिग्नेटेड टारगेट्स को हिट किया। और जहां तक ये माना जा रहा है, जहां तक खबरें निकल के सामने आ रही हैं, इसराइल का ये जो स्ट्राइक्स थे, जिसे वो कह रहे हैं कि बिगेस्ट मिलिट्री ऑपरेशन इन द हिस्ट्री ऑफ दीज ऑपरेशंस, तो बहुत ही सक्सेसफुल स्ट्राइक्स रही, जैसा कि इसराइल का कहना है। क्योंकि उनके मुताबिक या जो न्यूज़ निकल के आ रही है उसमें जो सामने आ रहा है वो ये है कि IRGC जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उनके कमांडर जो चीफ टॉप कमांडर थे वो मारे गए हैं। ईरान के बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे वो मारे गए हैं। तेहरान में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्राइक हुई है वो नातांज नाम की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी थी तेहरान में ईरान की, जहां वो यूरेनियम के एनरिचमेंट का काम कर रहे थे। 60% यूरेनियम एनरिचमेंट यहाँ पे हो रहा था और इस फैसिलिटी को भी हिट किया गया है। और ये भी जो खबर बाहर आ रही है कि कुछ लिमिटेड अमाउंट में कंटेमिनेशन, रेडिएशन वगैरह उस फैसिलिटी के अंदर अभी फैला है। और IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उनके मुताबिक इस कंटेमिनेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। जो नॉर्मल प्रोसीजर्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उनके तहत, जिस तरह से भी हमने कुछ दिन पहले देखा ऑपरेशन सिंदूर में हमारे पाकिस्तान की जब न्यूक्लियर फैसिलिटीज हिट हुई, तो जिस तरह से उधर कंट्रोल किया जा रहा था, वैसे ही कुछ प्रोसेस से इधर भी कंट्रोल किया जा सकता है। अब इसके पीछे पूरी स्टोरी क्या है, हुआ क्यों है, इम्पैक्ट इंडिया पे क्या है, क्योंकि इंडिया के दोनों ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, चाहे वो इसराइल हो चाहे ईरान हो, दोनों के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं। इसराइल हमारा बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, ईरान के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। इनफैक्ट एक अच्छा बैलेंस्ड रिलेशन है। ईरान में हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, चाबहार पोर्ट है, अफगानिस्तान पहुंचने के लिए जो हमें रास्ता मिलता है वो ईरान के थ्रू मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान हमें एक्सेस देता नहीं है अफगानिस्तान का। और अफगानिस्तान में हमारे ऑब्वियसली इंडिया की बहुत अच्छी खासी प्रेजेंस है, तो अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए हमें ईरान का रास्ता चाहिए होता है। चाबहार पोर्ट है जिसे हम ग्वादार के अगेंस्ट डेवलप करते हैं। तो ईरान में हमारा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, दोनों ही देश हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। तो इसलिए इस कन्फ्रंटेशन का इम्पैक्ट भारत की फॉरेन पॉलिसी पे पड़ेगा, भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के ऊपर पड़ेगा। लेकिन ये होने वाला था, आज नहीं तो कल ये तो होना ही था, क्योंकि ईरान का न्यूक्लियर वेपन बनाना, ये ईरान पहले भी कह चुका था कि अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन होंगे तो वो उसे इसराइल के ऊपर लॉन्च करेंगे। क्योंकि ईरान की ये जो रजीम है, जो ये एक्सट्रीमिस्ट है, क्योंकि ईरान इज अ वेरी गुड नेशन, ईरान का कल्चर बहुत अच्छा है, ईरान के लोग बहुत अच्छे हैं, ईरान एक बहुत ही लिबरल नेशन हुआ करता था। लेकिन जब से वहाँ वो रेवोल्यूशन हुआ और ये एक्सट्रीमिस्ट रजीम ने ईरान का टेक ओवर कर लिया, तो इन लोग का ऑब्वियसली बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट एजेंडा रहता है। इनके हिसाब से इनके पास न्यूक्लियर बम बना तो सबसे पहले ये इसराइल के ऊपर ही वो बम जाके डालाएंगे, क्योंकि इसराइल का एग्जिस्टेंस इन्हें बर्दाश्त ही नहीं है। तो इसराइल के लिए ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, इसराइल के ये जीने मरने की बात है। तो इसराइल को तो ये करना ही था, आज नहीं तो कल, तो वे हुआ। लेकिन ये चीजें इतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखती हैं। इसराइल ने जाके अटैक कर दिया, अभी क्यों किया, इतना ही क्यों किया? क्योंकि ऑब्वियसली ईरान सिर्फ नातांज में ही तो अपना सारा एनरिचमेंट का काम कर नहीं रहा होगा। कोई भी देश होगा तो वो अपने पूरे देश में अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट करके ये काम करेगा। तो ऑब्वियसली ईरान के पास और भी फैसिलिटीज होंगी जहां एनरिचमेंट का काम अभी भी चल रहा होगा। इसराइल ने अभी उन फैसिलिटीज को हिट नहीं किया है, सिर्फ यहीं एक हिट करके इसराइल अभी रुक गया है और ईरान अभी इसराइल के ऊपर रिटेलिएट कर रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ है, क्यों इसराइल रुका है, एक ही फैसिलिटी को क्यों हिट किया गया है? इसके पीछे की कहानी को हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, जो मेरा पर्सपेक्टिव है, जो मेरी समझ है जियोपॉलिटिक्स को लेके। तो दोस्तों देखिए, इसराइल शुरू से कहता आ रहा है कि ईरान का न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम है, ईरान जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहा है वो वेपन बनाने के लिए कर रहा है और वो इसराइल के लिए अच्छा नहीं है, वो इसराइल के अगेंस्ट से यूज करेगा। और ईरान हमेशा कहता रहा है कि वो सिर्फ सिविलियन पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर एनरिचमेंट, यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहा है, सिर्फ एनर्जी वगैरह बनाने के लिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज करने के लिए। लेकिन ये सरासर झूठ है और ये बात सबके सामने है, क्योंकि न्यूक्लियर यूरेनियम वगैरह से अगर आपको बिजली पैदा करनी है तो कुछ 3-4% तक ही यूरेनियम का एनरिचमेंट जरूरी है। ईरान ने 60% तक एनरिच करके रख लिया, तो इतना एनरिच करने का कोई मतलब नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है। 4%, 3.5 से 4% न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, अगर आपको सिर्फ बिजली पैदा करनी है तो। हाँ, अगर आपको बम बनाना है तो आपको यूरेनियम को 90% तक एनरिच करना पड़ता है। और शुरुआत का एनरिचमेंट प्रोसेस बहुत ही टफ होता है, स्लो होता है। एक बार जब आप 60% एनरिच कर लेते हैं तो 60% से 90% एनरिचमेंट पहुंचने में बहुत कम समय लगता है, बहुत कम एफर्ट्स लगते हैं। तो ये बात तो क्लियर है कि ईरान वेपन्स ग्रेड यूरेनियम एनरिचमेंट के बहुत करीब पहुंच चुका था। 60% के करीब वो यूरेनियम को एनरिच कर चुके हैं और 60 से 90 जाने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगता, ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगते। इसलिए इसराइल इस वक्त बहुत परेशान था।
इसराइल ने ऑब्वियसली प्रेशर डाला अमेरिका पे। जब बराक ओबामा का रेजिम थी तब एक न्यूक्लियर डील वगैरह साइन हुई। डोनाल्ड ट्रंप का पहला रेजिम आया, उन्होंने कहा कि नहीं हम इससे पुल आउट करेंगे, अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए अच्छी नहीं है, हम बेवजह पैसे दे रहे हैं ईरान को। वो डील से निकल गए, ईरान ने फिर से न्यूक्लियर एनरिचमेंट शुरू कर दिया। भाई डील में रहते तो ये करता ही नहीं, जब सब सही चल रहा था तो चलने देते। लेकिन हमारे डोनाल्ड ट्रंप भैया ने जो है वहाँ काबिलियत दिखाई कि आई एम डील मेकर, मैं हर जगह प्रॉफिट बेनिफिट देखता हूँ, तो उन्होंने ये सब रायता फैला दिया अपने पहले ही टर्म में। उसके बाद अब फिर से यही चीज हो रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप फिर से डील करना चाह रहे हैं, नेगोशिएट करना चाह रहे हैं ईरान के साथ। ईरान ने साफ साफ मना करते कि भाई हम आपके साथ नेगोशिएट नहीं करेंगे, हमें जो करना है हम करेंगे, हम सिविलियन पर्पजेस के लिए कर रहे हैं। वो तो मान ही नहीं रहे कि हम बम बनाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन एविडेंट है, सबको दिख रहा है कि ईरान का फाइनल पर्पस न्यूक्लियर बम बनाने का है और वो इसके काफी करीब है। यूरेनियम एनरिचमेंट का 60% लेवल ये दिखाता है कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट 90% तक कर लेंगे बहुत कम समय में, और जब भी ऐसा होगा तो वो ऑब्वियसली इसे एक न्यूक्लियर वेपन में कन्वर्ट करेंगे और न्यूक्लियर बम बनेगा। तो अब चूंकि ये इस समय एक एक्सट्रीमिस्ट रेजिम ईरान को चला रही है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो लॉन्च भी कर सकते हैं ईरान के ऊपर, इसराइल के ऊपर अपना न्यूक्लियर वेपन। और इसराइल एक छोटा सा देश है, एक भी न्यूक्लियर बम अगर उसके ऊपर गिरा तो इसराइल का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। कितना बड़ा है, छोटा सा देश है, थोड़ी सी विथ है, तो इसराइल के लिए ऑब्वियसली एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। सेल्फ डिफेंस में इंसान किसी को गोली भी मार दे तो उसे जायज समझा जाता है, तो यहाँ तो पूरे देश के एग्जिस्टेंस की बात है, पूरी कम्युनिटी के एग्जिस्टेंस की बात है। तो इसराइल को तो ये करना था। तो इसराइल ने अमेरिका पे प्रेशर बनाया, अमेरिका ने कहा कि भाई हम फिर से नेगोशिएट करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप गए नेगोशिएट करने, नेगोशिएशंस नहीं हुए, फेल हो गए। तो कहीं ना कहीं जो मेरी समझ है, मुझे ये लगता है कि फिर अमेरिका ने ही इसराइल को ग्रीन सिग्नल दिया। देखिए इसराइल छोटा सा देश है, वो ऑलरेडी 1 साल से लड़ रहा है, उसके वेपन स्टॉक पाइल वगैरह इतने नहीं है कि वो इतने सारे देशों से एक साथ लड़ता रहे इतने समय तक। उसे अमेरिका का सपोर्ट तो रहता है, अमेरिका के वेपन्स के साथ ही वो लड़ता है, अमेरिका की फाइनेंशियल बैकिंग की जरूरत उसे पड़ती है। और इस समय जब इसराइल ऑलरेडी वल्नरेबल है 1 साल से लड़ाई लड़के, तो उससे अमेरिका की और ज्यादा जरूरत है। अमेरिका का साथ इसराइल के साथ होना इस समय बहुत जरूरी है। तो अमेरिका ने जब उसे ग्रीन सिग्नल दिया कि भाई चलो ठीक है, नेगोशिएशन तो नहीं हो रहा है, इन्हें जरा एक छोटा सा वार्निंग शॉट देके देखो, उन्हें थोड़ा सा चेतावनी देके देखो। तो ये जो स्ट्राइक्स थी फ्राइडे वाली 13 तारीख की, वो एक वार्निंग शॉट थी जो अमेरिका की तरफ से ईरान को दिया गया इसराइल के थ्रू कि देखिए भाई हम आके आपके कैपिटल में आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बॉम्ब करके जा सकते हैं, आपके पास एक और मौका है, नेगोशिएशन की टेबल पे वापस आ जाइए, वरना हम ऐसा फिर से कर सकते हैं और आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और इस चीज का सबूत हमें दिखता है क्योंकि स्ट्राइक के फौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट आता है अपने ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जिसमें वो कहते हैं कि 2 महीने पहले उन्होंने ईरान को समय दिया था 60 डेज का। टुडे इज डे 61, यानी आज 61वां दिन है, आपका 60 दिन का टाइम पूरा हुआ और हमने आपको दिखा दिया कि हम क्या कर सकते हैं। अब आपके पास एक दूसरा मौका है नेगोशिएशन टेबल पे आने का। तो ये होता है नेगोशिएशन, जब दो लोग के बीच बातचीत होती है तो किसका पलड़ा भारी है, वो भारी पलड़ा दिखाने के लिए अमेरिका ने ये स्ट्राइक इसराइल के थ्रू करवाए। इसकी पहले क्या था कि ईरान के पास भी नेगोशिएशन के समय लेवरेज था। ईरान की बहुत सारी प्रॉक्सीज हैं जो मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया में फैली हुई हैं, खास करके मिडिल ईस्ट में, जिसमें हम देखते हैं यमन में जो हुथीज हैं, फिर जो हिजबुल्ला हैं लेबनान में, फिर गाजा में जो हमास है, फिर इराक में ईरान की बहुत सारी प्रॉक्सीज हैं। तो इन सब प्रॉक्सीज के बदले ईरान के पास एक लेवरेजिंग की पावर थी और ईरान को भी समय चाहिए था, क्योंकि वो यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा था। तो उसे पता था कि अमेरिका से पहले अगर कोई उस पर हिट करने आएगा तो वो इसराइल होगा। तो ईरान ने अपनी सारी प्रॉक्सीज को एक्टिवेट कर दिया, इसराइल को हर तरफ से जो है परेशान करना शुरू कर दिया। उधर हिजबुल्ला से भी लड़ाई चल रही है, हमास से भी लड़ाई चल रही है, गाजा वाला इशू चल रहा है, यमन से हुती मिसाइल मार देते हैं, शिप्स को टारगेट कर देते हैं, इराक से मिसाइलें चली जाती हैं, सीरिया से मिसाइल्स लॉन्च हो जाती है। तो ये सारे देश जो उसे घेर के बैठे हैं इसराइल को, उन सब में ईरान ने अपनी प्रॉक्सीज को एक्टिवेट कर दिया कि आप चारों तरफ से इसराइल को ऑक्यूपाई करके रखिए। जब तक इसराइल ऑक्यूपाइड रहेगा और आप प्रोबेबली इसराइल को या तो तबाह कर दीजिए, नुकसान जितना पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए, जितना कमजोर कर सकते हैं उसे कीजिए, और इस समय हमें समय मिल जाएगा अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट को, अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को 60 से 90% तक लेके जाने का। या इसराइल को इतना कमजोर कर दिया जाए कि वो चाह के भी ईरान पे कोई स्ट्राइक ना कर पाए। ये ईरान का प्लान था। तो उसने अपनी सारी प्रॉक्सीज को एक्टिवेट कर दिया, लेकिन इसराइल उन सब प्रॉक्सीज से लड़ रहा है पिछले 1 साल से लगभग, और उसके बावजूद भी उसने ईरान के ऊपर ये स्ट्राइक करके दिखाई। अब रिटेलिएशन में ऑब्वियसली ईरान ने भी बहुत मेजर स्ट्राइक्स की हैं, 2-3 रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स ऑलरेडी ईरान इसराइल के ऊपर कर चुका है। लेकिन ये दिखाता है कि इसराइल के पास अभी भी वो ताकत है, वो सक्षम है अभी भी इसराइल, उसकी पहुंच है कि वो ईरान के अंदर जाके स्ट्रेटेजिक एसेट्स को हिट कर सकता है। यही मैसेज यूएस
तेहरान को देना चाह रहा था। और फिलहाल अभी तो ईरान ने इस ऑफर को मानने से मना कर दिया है। अभी नेगोशिएटिंग टेबल पे जल्दी ईरान नहीं आने वाला है, जैसा उनका रवैया दिख रहा है। और वैसे भी ये जो रजीम है ये जल्दी ये सब चीज़ें मानेंगे नहीं, थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो ये इनका ये चलेगा झगड़ा। तो मुझे लगता है कि एक नया फ्रंट ओपन हो गया है इसराइल और ईरान के बीच। ये स्ट्राइक्स का दौर चलता रहेगा। इसराइल भी अब वापस फिर से ईरान के ऊपर रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स करेगा, जिसमें प्रोबेबली यूएस भी इसराइल की हेल्प करेगा। और यूएस का भी पर्पस सॉल्व हो रहा है। इसराइल की मदद से ईरान को थोड़ा सॉफ्ट किया जा रहा है। ईरान का जो स्टॉक पाइल्स हैं, जो वॉर स्टॉक पाइल्स हैं, वो कम होंगे। इस तरह जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती रहेगी, ईरान और हमले इसराइल के ऊपर करता रहेगा, तो उसके स्टॉक पाइल्स भी कम होंगे, हिट करने की क्षमता कम होगी, फाइनेंसेस कम होंगे। और तब अमेरिका भी इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर अटैक कर सकता है। अमेरिका के लिए ईरान को हिट कर पाना तब ईजी होगा। एक बार जब ईरान के थ्रू फंडिंग रुकेगी ईरान की प्रॉक्सीज को, तो वो एरिया में और जितने सारे थ्रेट्स हैं वो अपने आप न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएंगे। ईरान कमज़ोर हो जाएगा, और जब ईरान कमज़ोर होगा तो वो एक ओपनिंग होगी अमेरिका और इसराइल के लिए ईरान के अंदर एंटर करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिक्स का गेम चल रहा है। पर्पस यही है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने देने हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आए तो उसका इस्तेमाल इसराइल के अगेंस्ट होगा। और अगर एक भी न्यूक्लियर वेपन इसराइल के ऊपर गिरता है तो इसराइल का एग्जिस्टेंस खत्म हो सकता है। तो बहुत ही ये एक खतरनाक जियोपॉलिटिकल गेम है जो इस समय मिडिल ईस्ट में खेला जा रहा है। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि और क्या रंग दिखाता है, किस तरह से कौन देश अपनी बाजियों को खेलता है और इसका क्या नतीजा निकल के आता है। आई जस्ट होप कि इसमें सिविलियन कैजुअलिटीज कम से कम हो, लोगों को परेशानी कम हो। लेकिन जब भी कभी युद्ध होता है, कहीं भी युद्ध होता है, तो सबसे ज़्यादा खामियाजा आम लोगों को ही भुगतना पड़ता है। और यही सबसे बुरी बात है युद्धों के बारे में। सो लेट्स होप दैट सैनिटी प्रिवेल्स, दैट पीस प्रिवेल्स, और लोग नेगोशिएशन की टेबल पे आए। न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह किसी के भी बेनिफिट के लिए नहीं है। बहुत सारे देश इतने न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह बना के रखे हैं, लेकिन वो यूज़ करने वाली चीज़ है ही नहीं। तो देयर इज नो पॉइंट मेकिंग मोर न्यूक्लियर वेपन्स। तो आइए देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। जो भी अपडेट्स इसके बारे में आते हैं, आई विल कीप अपडेटिंग यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। जय हिंद, जय भारत।